सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो राजन सीरीज है 2024 संस्करण का नया राजन सीरीज है, इसको यहाँ पे पूरा डिस्कस कर रहे हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न मैंने पूरे करा दिए हैं, जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी को हमने डिस्कस कर लिया है 3-4 क्लासेस में। और अति लघुत्तरी क्लास जो है वह हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और प्रश्न संख्या 30 तक हमने देख लिया था। और इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 31 से देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आगे के प्रश्नों को देखते साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको समझते हुए चलना है। साथ ही साथ आपको एक लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ 2 लाइन की 3 लाइन की। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो खुद से अपनी भाषा में पहले आप 2-3 लाइन लिख लीजिए और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए शब्दों को लिखने का प्रयास करिए। प्रौद्योगिकी किससे जुड़ा होता है, हम लोग जो भी पढ़े हैं विज्ञान से जुड़ी हुई ये सारी चीजें हैं, तो विज्ञान से जोड़िए, शब्दों को लाइए, अपने शब्द ज्ञान को बढ़ाइए और लिखने की प्रैक्टिस करिए। 1 ही घंटा आपको मिलने वाला है परीक्षा में, तो यहाँ पे कंप्यूटर में आपको लिखने की प्रैक्टिस जो है वह चाहिए ही चाहिए। 1 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है और आपको अच्छे ढंग से करके आना है। आपको पता है कि इस दिन जिस दिन कंप्यूटर का पेपर रहता है आपका बीटीसी में, हर दिन 2 से 3 पेपर होता है, तो एक दिन में काफी दिक्कतें आती हैं आपको पेपर देने में। तो इसलिए आप लोग अपनी तैयारी जो है वह बेहतर बना करके चलिए ताकि आप अच्छा परफॉर्म करके आए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को कंप्यूटर के देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अब हम लोग देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 31 क्या कह रहा है। देखिए, प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। प्रौद्योगिकी लिखा रहे, टेक्नोलॉजी लिखा रहे या तकनीकी लिखा रहे। ठीक है, प्रौद्योगिकी, तकनीकी या फिर टेक्नोलॉजी, बात एक ही है, तीनों ही प्रौद्योगिकी ही है। और प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रौद्योगिकी या तकनीकी क्या है, जो भी हमारे पास विज्ञान का ज्ञान है उसका इस्तेमाल करके किसी भी कार्य को वैज्ञानिक ढंग से करना क्या है, प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। ठीक, तो प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि है। ठीक है, प्रौद्योगिकी विज्ञान की व्यवहारिक एवं प्रायोगिक विधि है जिसके द्वारा किसी भी कार्य को आसानी से किया जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो ये आपके अति लघुत्तरी हैं, 1 से 2 लाइन में ही आपको लिखना होगा अति लघुत्तरी प्रश्नों को, ज्यादा नहीं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 32 है, सर्वर का क्या अर्थ है। 2019-2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। अब देखिए सर्वर क्या होता है, ये देखिए आप अगर ऐसे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सर्वर और इससे जुड़े होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपके क्लाइंट होते हैं। ठीक है, क्लाइंट बोला जाता है जो भी कोई कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है किसी एक नेटवर्क में जुड़ के, उसको क्लाइंट बोलते हैं। ठीक, और जो इन सभी को कनेक्ट करता है, इनके द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजा जा रहा है, जो भी डेटा मांगा जा रहा है, उसको जो पूरा करता है वह क्या होता है, हमारा सर्वर से डेटा जो है वह आता रहता है, रिक्वेस्ट जाती रहती है और डेटा जो है वह आता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है सर्वर और क्लाइंट। ठीक है, सर्वर का अर्थ क्या होता है, यह आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सर्वर वह है जो क्लाइंट के द्वारा किए गए रिक्वेस्ट को पूरा करता है। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और सर्वर सेवकों का नेटवर्क है जो सेवकों को जोड़ने तथा सूचना का आदान प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, जो भी सूचनाएं होती हैं, जैसे आप YouTube पे आए, आपने सर्च किया टारगेट यूपी टेट सीटेट, तो उसने जहां YouTube के सर्वर पे हमारा चैनल का ये क्लास पड़ा हुआ है वहां पे रिक्वेस्ट गया, ठीक है, कि आप ये
दिखाओ, ठीक, तो इसने दिखाया, तो कहां पे, सर्वर पे जाकर के आपकी रिक्वेस्ट पूरी हुई। तो इसी तरीके से सर्वर का अर्थ समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 33, फुल डुप्लेक्स मोड क्या है। फुल डुप्लेक्स मोड, देखिए कम्युनिकेशन का मोड होता है, ये कम्युनिकेशन के 3 मोड होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, पहला सिंप्लेक्स होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ए और बी हैं, ठीक, ए से सूचना बी तक जा रही है, ठीक, और केवल ए से बी तक जा रही है, तो इसको हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। और ए से बी तक जा रही है सूचना, फिर उसके बाद दूसरे केस में बी से ए तक भी आ रही है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे को हम लोग हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। और तीसरी जो स्थिति होती है उसमें ए से सूचना बी तक जा रही है और साथ के साथ बी से कोई सूचना जो है वह ए तक आ रही है, तो ऐसे केस में हम इसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फुल डुप्लेक्स से आशय सूचना के साथ साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि फुल डुप्लेक्स से आशय सूचना के साथ साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता तथा प्रदानकर्ता के वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से है। मतलब कि जो भी भेजने वाला है, ठीक, सूचना का आदान प्रदान एक ही समय पे होना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फुल डुप्लेक्स, ठीक। मोड समझ गए आप, तो इस तरीके से आप इसको लिख लोगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न क्या 34, सर्च इंजन क्या करता है। 2018-2019 में पूछा हुआ प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्च इंजन से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर इंटरनेट पर खोजकर डेटा प्रदान करता है। सर्च इंजन क्या है कि आपको इंटरनेट से जिस भी चीज से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए उसको पूरे इंटरनेट पे खोजना सर्च इंजन। नाम में क्या है, सर्च मतलब खोज, और इंजन, इंजन समझ लीजिए कि एक तरीके से जो आपके कार्य को करता है, तो खोजने के कार्य को जो कर रहा है, जो भी इंटरनेट पे आप जा रहे हैं, जैसे कि आपका, जैसे में लिख दीजिएगा गूगल, आज के समय में सबसे फेमस, और इससे पहले याहू, और आपने कौन से देखा है, बिंग, ये सब क्या है, ये सब सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल मेनली सर्च इंजन है, लेकिन आज गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल हार्डवेयर में भी है, मोबाइल में भी है, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है गूगल, और इस तरीके से आपकी जीमेल की सेवा, और उसके बाद फोटोज की सेवा, फोटो सेव करने की, ड्राइव की सेवा, ये सब गूगल देता है। लेकिन गूगल को किससे जाना जाता है, गूगल को एक सर्च इंजन के रूप में ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से गूगल जो हो गया हमारा, याहू हो गया, बिंग हो गया, इन सभी पे ये सर्च इंजन है, इनका अपना काम करने का तरीका है। ये सभी इंटरनेट पे उपलब्ध जानकारी को खोज करके आप तक पहुंचाते हैं। आप जिस सर्च इंजन में खोजोगे, ठीक है, वैसा आपको मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से सर्च इंजन समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 35 है, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप समझिए कि एक बहुत बड़ा जो है वह आयोजन होने वाला है, ठीक है, जिसमें 5000 लोग आने वाले हैं, 5000 लोग आकर के कहीं पे ठहरने वाले हैं। तो वो उस कार्यक्रम के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा कि ये 5000 लोग कब आएंगे, किस समय आएंगे, ठीक, और फिर उसके बाद आपके पास कितने स्टाफ हैं उनका वेलकम करने के लिए, ठीक है, आपको स्टाफ की भी जानकारी रखनी पड़ेगी, और इसके बाद वो कहाँ पे ठहरेंगे, कब कब खाना खाएंगे, कब बैठेंगे और कहाँ पे रुकेंगे, ठीक, ये सारी मतलब 5000 लोगों के लिए आपको पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, ठीक। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में मेनली क्या होता है, मेनली हमारे कंप्यूटर में होता है डेटा,
इसी डेटा को प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, आपको पता है कि हम कंप्यूटर में मेनली क्या काम होता है, इनपुट दिया जाता है और उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट जो है वह मिलता है। ठीक, लेकिन जो भी प्रोसेसिंग हो रही है ये सब किसकी प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है और यही डेटा बाद में हम कंप्यूटर में सेव भी करते हैं। ठीक है, इसको सेव करते हैं इसको। अब ये जितना भी डेटा है पूरा कंप्यूटर में सब डेटा ही है, तो इसको मैनेज करने के लिए ये एक कार्यक्रम का एग्जांपल मैंने इसी को लिए आपको दिया कि कितनी सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर में। कहीं कभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कभी कोई प्रोग्राम चल रहा है, कहीं पे कुछ डेटा इनपुट हो रहा है, ठीक है, कहीं से कुछ डेटा डाउनलोड हो रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे रहेंगी, कैसे मैनेज होगा, और किसी फाइल का अगर जरूरत लग गया तो उस फाइल को जल्दी से कैसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। स्पीड भी बहुत मायने रखती है, आपको पता है। आपको जो धीरे चलने वाला कंप्यूटर है वो तो चलाने में किसी को अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कंप्यूटर में। ठीक है, हर एक कंप्यूटर में होता है। किसी भी, अब तरह तरह के आयोजक हैं, मान लेते हैं कि कहीं पे जैसे कथा का आयोजन हो रहा है, तो कथा का आयोजन करता पे निर्भर करता है कि वह किस तरीके से उस कथा को कराएगा। ठीक है, कैसी वहां व्यवस्था देगा। तो उसी तरीके से हर एक डीबीएमएस जो होता है वह अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके के, सबका मैनेजमेंट का तरीका अलग होता है। ये समझ गए आप डीबीएमएस। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 36 है, हैकर्स क्या है लिखिए। तो जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से अन्य कंप्यूटर सिस्टम की प्रक्रिया संचालन को अपने वश में कर लेता है तथा कंप्यूटर के सुरक्षा घेरे को तोड़ देता है, हैकर्स कहलाता है। अब हैकर क्या हो गया, हैकर वह हो गया जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे उपलब्ध जानकारी, उसमें उपलब्ध सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आधिकारिक ना हो, जिसको उस काम की परमिशन ना हो लेकिन फिर भी वह कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हैकर कहते हैं। ये क्या करता है, दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, उसके डेटा को एक्सेस कर लेगा, उसमें कंट्रोल प्राप्त कर लेगा। ठीक है, हो सकता है कि पूरी तरीके से ना प्राप्त किया हो लेकिन कुछ आंशिक रूप से। तो इस तरीके का कृत्य जो कार्य करते हैं उनको हैकर्स बोलते हैं। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में। आपको पता है कि आज के समय में सारी चीजें जो है वह ऑनलाइन है। तो इससे क्या होता है, आज जिसके पास जानकारी है उसके पास ताकत है। इसीलिए हैकर्स के से बचाने के लिए जो अच्छी संस्थाएं हैं, बैंक्स हैं, वो लोग इथिकल हैकर को हायर करते हैं। इथिकल हैकर मतलब क्या होता है कि वो हैकर जो जानबूझ करके अपने सिस्टम में कमी खोजते हैं, अपने सिस्टम को हैक करने का प्रयास करते हैं। मतलब जिस संस्था के लिए वो काम कर रहे हैं उसको, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उसकी वेबसाइट में, उसके नेटवर्क में, उसके जो कंप्यूटर्स हैं सिस्टम में कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए कंपनियां आजकल हैकर, एथिकल हैकर उनको बोला जाता है, हैकर नहीं एथिकल हैकर, ठीक है, उनको आजकल कंपनियां हायर करती हैं। ठीक, तो ऑनलाइन हो रहे जो भी फ्रॉड्स हैं वो तो आपको स्कैम हो गया, लेकिन हैकर्स क्या करते हैं, कंट्रोल हासिल करते हैं। ठीक, ये समझ गए आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 37 है, कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है। कंप्यूटर शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। तो आज के समय में तो किसी को कुछ बताना ही नहीं है कंप्यूटर शिक्षा कितनी आवश्यक है। तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 मिनट में किया जाता था, 10 दिन में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं। अब देखिए, पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि जैसे डेटा एंट्री का काम था, तो पहले क्या क्या होता था, रजिस्टर पे डेटा को भरा जाता था, रजिस्टर पे डेटा को भरा जाता था और उसके बाद मान लेते हैं मंथली हिसाब करना है। ठीक, तो इस तरीके से
इसको जो है पहले तो एंट्री करना पड़ता था, फिर एक एक को जोड़ना पड़ता था। और अब जो है, अब आप चाहेंगे तो एक्सेल में ये काम 1 मिनट का भी नहीं है। आपको बस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला जैसे आप लगाओगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और कई तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, अगर ग्राफ बनाना हो, पाई ग्राफ बनाना हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका अगर आपको बदलना हो तो भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ रहे हैं आप कि कंप्यूटर शिक्षा ने व्यक्ति के कार्य को आसान कर दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 38 है, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। अब देखिए सूचना के 2 गुण, सूचना इंफॉर्मेशन हमेशा शुद्ध होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, कम से कम में होनी चाहिए। ठीक, ये होता है सूचना का गुण। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सूचना विश्वसनीय एवं वैध होनी चाहिए, ये भी गुण हो सकता है। और दूसरा है सूचना में पूर्णता होनी चाहिए, मतलब आधी अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए और कम में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसमें पूर्णता ना हो, आधी अधूरी हो। ठीक है, तो ये सारे सूचनाओं के गुण हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्या 39 है, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ। कब से इंटरनेट भारत में आया ये पूछ रहा है। तो भारत में इंटरनेट सेवा का विकास 1995 में हुआ, 1995, यानी कि 24 में आप देख रहे हैं। 24 और 5 29 वर्षों से आपका इंटरनेट कार्य कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा प्रचलन में कब आया है, आपको पता है कि आज इस क्लास को भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन यही सिनारियो अगर हम सोचें कि 2012 तक लोग इस तरीके से YouTube का प्रयोग नहीं करते थे, उसके बाद जब से जियो का सिम आया है तब से ज्यादा प्रचलन में हो गई हैं चीजें, और उसके बाद जो है डेटा बढ़ा है, सस्ता हुआ है, जिससे आप लोग इन क्लासेस को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40 हमारा है, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं। तो इंटरनेट के प्रमुख भाग आप देखिए कि मुख्य कंप्यूटर होता है जिसके द्वारा आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक, दूसरा होता है टेलीफोन मॉडेम, तीसरा है नेटवर्क, चौथा उपग्रह, उपग्रह संचार भी होता है, केबल नेटवर्क होता है। ठीक, अब यहाँ पे मॉडेम आप समझ लीजिए क्या होता है। मॉडेम एक जैसे पेन ड्राइव आपकी होती है उसी तरीके का डिवाइस होता है जिसमें सिम लगता था। अब सिम देखिए पहले तो ऐसा था नहीं कि जगह जगह वाईफाई था, पहले वाईफाई नहीं था, टेलीफोन केबल से या तो नेट चलता था, तो उसी को लिखा है टेलीफोन मॉडेम। और एक मॉडेम अलग से चलता था जिसमें सिम लगती थी, पेन ड्राइव की तरह होता था, आपके कंप्यूटर यूएसबी में लग जाता था और उसके माध्यम से आप इंटरनेट उपयोग कर पाते थे। ठीक है, तो इंटरनेट के प्रमुख भाग वही हैं, यही लोग मिलकर के इंटरनेट को चलाते हैं। देखिए इंटरनेट चलाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, टेलीफोन मॉडेम चाहिए, नेटवर्क, एक नेटवर्क यही होगा जिससे आप जुड़ेंगे, उपग्रह और उपग्रह संचार होना जरूरी है, और केबल नेटवर्क होना, ये सभी जो हो जाएंगे आपके, ये इंटरनेट के प्रमुख भाग हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 41 है, प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल शब्द अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो जनरली जैसे लाइफ में जो इस्तेमाल होता है उसको मैं पहले आपको बता दूं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जब हमारे सीएम या पीएम चलते हैं, हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब एक नियम होता है कि उनके काफिले में ये गाड़ियां चलेंगी, इतने सुरक्षा कर्मी होंगे और इतने दूर तक सड़क पे कोई नहीं रहेगा, तो ये होता है प्रोटोकॉल। तो इसी तरीके से ये क्या है, प्रोटोकॉल नियम है। जो अब यहाँ कंप्यूटर विषय में आपके प्रोटोकॉल क्या होता है, तो प्रोटोकॉल नियमों तथा निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर पे किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो कंप्यूटर पे भी एक प्रोटोकॉल लागू होता है। जैसे कंप्यूटर पे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसी सूचना के आदान प्रदान में प्रोटोकॉल लगता है
कि कब कोई फाइल भेज सकता है, कब कोई फाइल रिसीव कर सकता है, कब कोई किसी जानकारी को देख सकता है। ये सभी क्या है, प्रोटोकॉल मानना ही पड़ता है। जो भी लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं, आप देखते होंगे किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे आप लोग, इस तरीके से HTTP लिखा होता होगा। ये क्या है, ये भी प्रोटोकॉल ही है। जिन नियमों को मानना पड़ता है, कंप्यूटर मानता है उसे जो है, ये इंसानों के ही बनाए गए नियम है, इंसानों के द्वारा ही बनाई गई मशीन है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी काम सुचारू रूप से चल सके। ठीक, ये समझ गया आप प्रोटोकॉल। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42 है, शिक्षा रेडियो की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा रेडियो की क्या विशेषताएं होती हैं? तो शिक्षा रेडियो की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिगम से सरलता, ठीक है, अधिगम में सरलता लिख लीजिए। अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने में सरलता हो जाती है, पहुंच में आसान है। ठीक है, रेडियो सबके पास लगभग उपलब्ध होता है। सीधा अनुदेशन, सीधे आप क्या होते हैं, चीजों को स्टेप बाय स्टेप जो है वह सीख पाते हैं। विचार शक्ति में वृद्धि, जब आप कुछ सीखेंगे तो आपके विचार में परिवर्तन आएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो विचार की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। और इसके बाद प्रेरणात्मक सुविधा, ये सुविधा ऐसी है जो आपको प्रेरणा देगी आगे और पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये प्रेरणात्मक सुविधा हो गया। ये समझ गए आप शिक्षा में रेडियो की विशेषताएं क्या क्या है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 43 है, शैक्षिक दूरदर्शन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। शैक्षिक दूरदर्शन के क्या उद्देश्य होते हैं? विद्यार्थी द्वारा नवीन विचारों को ग्रहण करना, बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीव में रुचि लेना। ठीक है, तो विद्यार्थी द्वारा जो नवीन विचार हैं उसको शैक्षिक दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है, और बालकों द्वारा प्राणी तथा वन्य जीवों में रुचि लेना। अब शैक्षिक दूरदर्शन में आपको अगर वन्य जीवों को दिखाया जा रहा है तो बालक क्या होते हैं, उसमें रुचि लेते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो इन दो उद्देश्यों से शैक्षिक दूरदर्शन को दिखाया जाता है। इसमें और उद्देश्यों को आप जोड़ सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के लिए शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप जोड़ सकते हैं। और इसके बाद विषय को और रोचक बनाने के लिए शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 44 है, भारत के कलकत्ता एवं दिल्ली रेडियो स्टेशनों का उद्घाटन कब हुआ? तो कलकत्ता एवं दिल्ली के जो रेडियो स्टेशन थे, कलकत्ता का 26 अगस्त 1927 को, और जो दिल्ली का था वह जनवरी 1935 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहले कलकत्ता में रेडियो आया, उसके बाद आपका दिल्ली में रेडियो आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि 1911 तक, ये चेक कर लीजिएगा आप, 1911 तक कलकत्ता ही जो था वह राजधानी था, दिल्ली जो है वह बाद में बना है। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 45 है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? संचार यानी कि कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह आप लिख दीजिएगा। संचार जो है वह अपना निरंतर चलता रहता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, जैसे कि आपके मोबाइल का जो नेटवर्क होता है वह हमेशा लगभग रहता है, और जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, फोन आना जाना, वह लगातार चलता रहता है जैसी जरूरत होती है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 46 है, संचार की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? संचार कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधाएं आती हैं? आप देखिए किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती है। आप किसी को मान लेते हैं रीच आउट कर रहे हो, किसी को कुछ सूचना देना है और वह लेने के लिए वहां उपस्थित ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत। ठीक, और अगर आपको आप कोई सूचना देना चाह रहे हैं, जैसे मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, हिंदी में मैं बोल रहा हूं और आपको हिंदी समझ ही नहीं आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सूचना की बाधा हो जाएगी, क्योंकि भाषा की बाधा यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी बाधाएं होती हैं। जैसे देखिए भौतिक बाधाएं, अब भौतिक मतलब कोई प्रेजेंट है ही नहीं, और उसके बाद ऐसे साधन भी नहीं है कि आप
वहां तक अपनी बात को पहुंचा पाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा भौतिक। दूसरा हो जाएगा व्यक्तिगत और सामाजिक, ठीक, आपको मैंने बताया। और तीसरा है भाषा संबंधी, ये भी मैंने आपको बताया। और संगठनात्मक, मतलब कि हो सकता है कि जिस संगठन से आप जुड़ना चाह रहे हो वहां पे वो संगठन इंटरेस्ट नहीं ले रहा हो, तो इस तरीके से ये सभी बाधाएं हो सकती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 47 है, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए क्या क्या होना चाहिए? टेलीफोन होना चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, केबल नेटवर्क होना चाहिए, और सबसे जरूरी तो कंप्यूटर तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्यूटर से जुड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियां हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 48 है, मॉडेम क्या है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा सर्च इंजन, वैसे ही आपसे मॉडेम भी पूछ सकता है। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर तथा डीमॉड्यूलेटर उपकरण का आधुनिक रूप है। ठीक है, तो मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, इसी से बना है, इसी से बना है आपका मॉडेम। तो यह मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। यह ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है तथा एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल प्राप्त होता है, उसे ही मॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचार के मध्य तथा अंकिक मशीन के मध्य संचार स्थापित करने हेतु आवश्यक अवयव है। ठीक, अब देखिए जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं वह आपका किस फॉर्म में होती है? वह एनालॉग फॉर्म में होती हैं, और इसे जो है वह डिजिटल रूप में आपको दिखाने का, प्राप्त करने का काम कौन करता है? ये मॉड्यूलेट कौन करता है? मॉडेम करता है। ठीक है, तो यही इसका काम है जो शुरू में आपने देखा डीमॉड्यूलेटर, और इसको मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह एनालॉग को बदलता है डिजिटल रूप में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है जैसी जरूरत रहती है, तो इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं संख्या, और मॉडेम कैसा होता है? आपके पेन ड्राइव की तरह ही होता है, जैसा आपका पेन ड्राइव होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वह सिम लगता था। अब तो मॉडेम नहीं यूज करता है कोई जनरली, क्योंकि हर जगह लगभग तार पहुंच चुके हैं, तो इसलिए मॉडेम का इस्तेमाल कम हो गया है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, गेटवे से क्या तात्पर्य है? लिखिए। तो गेटवे ऐसा उपकरण को कहते हैं जो ओएसई मॉडेम के सभी 7 लेफ्टों पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। अब गेटवे क्या होते हैं? तो गेटवे जो है वह ऐसे उपकरण को कहते हैं जो ओएसआई मॉडल से सभी 7 लेफ्टों पर कार्य करते हैं। गेटवे को प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। तो गेटवे यहां पे आप समझ रहे हैं, ये एक आपका जो होता है हार्डवेयर डिवाइस होता है। जैसे कि आपका, आप अगर देखो तो आपके घरों में राउटर जो होता है वह लगा होता है। अब ये राउटर क्या होता है? राउटर, अगर आपने घर पे वाईफाई लगवाया है तो आपको पता होगा कि राउटर क्या होता है। राउटर क्या होता है? एक आपका जो वाईफाई के साथ बॉक्स लगता है जिसमें लाइटें जलती हैं, एंटीना लगा होता है, ये क्या होता है? ये आपका राउटर होता है। और यही गेटवे का भी काम करता है। इसी तरीके की डिवाइसेस अलग अलग जगह लगती हैं। ये किसी नेटवर्क से आपको जोड़ने का काम या फिर वहां से बाहर निकलने का काम करता है। अब आप क्या करते हो? राउटर लगा होता है और अपने वाईफाई के ऑन करते हो, पासवर्ड डालते हो, कनेक्ट हो जाता है। तो गेटवे यहाँ पे आप समझ गए। गेटवे क्या हो गया? गेटवे जैसे आपका वाईफाई का तार आया हुआ है, राउटर डिवाइस लगा हुआ है, और वो तार क्या है? तार एक नेटवर्क है। उससे जुड़ने के लिए आपको राउटर से जुड़ना है, राउटर के वाईफाई नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है, पासवर्ड डालना है। तो इसी तरीके से नेटवर्क में जगह जगह गेटवेज लगाए जाते हैं जहां से डिवाइसेस को जोड़ा और हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका गेटवे हो गया।
ये आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। यूआरएल का पूरा नाम लिखिए। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल कहाँ पड़ता है? यूआरएल जो होता है वो वेबसाइट्स का होता है, वेबसाइट्स का पता। जैसे आपके घर का एड्रेस है वैसे ही वेबसाइट्स का जो एड्रेस होता है वह क्या होता है? यूआरएल। और इसी से यूआरएल के द्वारा ही किसी वेबसाइट पे हम पहुंचते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न 51 है WLL का पूरा नाम लिखिए। तो WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 52 है इंटरनेट रिले चैट क्या है? चैट आप सभी को पता है, तो वही है कि इस सुविधा के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही समय में हजारों लोगों से कंप्यूटर के द्वारा संचार कर सकता है। ठीक है, एक समय पे आप ये कई सारे लोगों से जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, यही है इंटरनेट रिले चैट। प्रश्न क्या 53 है शैक्षिक संस्थान संबंधी किन्हीं दो वेबसाइटों का नाम लिखिए। अब शैक्षिक से जुड़ा हुआ वेबसाइट्स का नाम यहाँ पे आपको बताना है, तो लिख सकते हैं www.dvrao.ac.in। ठीक है, ये किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसका है। और ये है www.ncert, एनसीईआरटी सभी लोग आप जान रहे हैं, एनसीईआरटी जो संस्था है उसका ये हो गया। और इसी तरीके से आपका एससीईआरटी का भी है जो लखनऊ में है। और इसी तरीके से विभिन्न शैक्षिक का आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 54 है दूरस्थ शिक्षा का एक कार्य बताइए। तो यह शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नई शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। अब दूरस्थ शिक्षा देखिए, दूरस्थ शिक्षा क्या करता है? जो लोग सेवा में भी हैं, जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एक नया आयाम खोलती है जिससे वह शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। और दूरस्थ शिक्षा का जो क्या काम है? दूरस्थ शिक्षा जो है वह दूर बैठे किसी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने में का मौका देती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आपका दूरस्थ शिक्षा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55 है ओवरहेड प्रोजेक्टर की एक उपयोगिता बताइए। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर की सहायता से गृह निर्मित वस्तुओं को पर्दे पर दर्शाया जा सकता है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या करता है? किसी भी क्लास में इस तरीके से ऊपर की तरफ बीच में लगा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर। वो क्या करता है? इस तरीके से, जिस तरीके से ये आपको बोर्ड दिख रहा है इसी तरीके से वह दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, और वहां पे कुछ भी दर्शाया जा सकता है और क्लास को और रोचक बनाया जा सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 56 है ओवरहेड प्रोजेक्टर के कौन कौन से भाग होते हैं? क्या क्या होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर में? कैबिनेट, जो भाग आपको छत से लटकता हुआ दिखता है, उसी में फिर प्रोजेक्शन लेंस भी होता है, फिर ठंडा करने की व्यवस्था होती है, और फोकस व्यवस्था होता है, और एपीडायस्कोप भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4-5 भाग जो हैं वह यहाँ पे लिखे गए हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 57 है शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता संबंधी किन्हीं दो क्षेत्रों के उल्लेख कीजिए। मतलब सूचना में आईसीटी, शिक्षा में आईसीटी की उपयोगिता किन्हीं दो क्षेत्रों में आपको बताना है। तो शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में पहले तो देखिए कि शिक्षा की क्या नीतियां होंगी, किस तरीके से बच्चा विद्यालय में आएगा, किस तरीके से शिक्षक उसको पढ़ाएगा, ये सारी चीजें नीतियों का निर्धारण और शैक्षिक सूचना संवहन में। ठीक है, जो भी विद्यालय से जुड़ी सूचना होगी वह बच्चों तक, अध्यापकों तक पहुंचाना, ये भी जो है वह आईसीटी का कार्य है, आईसीटी की उपयोगिता है ये इन शिक्षा के दो क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ गया आप प्रश्न संख्या 57। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है इंटरनेट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो मुख्य भाग टेलीफोन, मॉडेम, नेटवर्क, उपग्रह, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क।
ठीक है, तो ये पहले भी हमने देखा, इंटरनेट के ये प्रमुख भाग हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59, इंटरनेट की एक मुख्य विशेषता क्या है? तो इंटरनेट की सहायता से मानवीय संचार व्यवस्था सरल, सरस, बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इंटरनेट की सहायता से जितनी भी संचार व्यवस्था है उसको सरल, सहज और बहुउपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो केवल इंटरनेट के माध्यम से, देखिए इंटरनेट के माध्यम से और भी आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया जा सकता है, जो दूर बैठे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं आप, इसके द्वारा आज हर क्षेत्र में कार्य हो रहा है, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वह ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो। तो इस तरीके से आप सभी विशेषताएं यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है संख्या 60, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1959 से जो है 1969 में ये विश्व में शुरुआत हुआ। उसके बाद अपने भारत में 1995, देखिए काफी लेट लगा, लेकिन 1995 में हमारे यहाँ इंटरनेट की शुरुआत हुई और विश्व में मानी जाती है 1969 से। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 61 है, इंटरनेट का एक कार्य बताइए। तो विश्व के समस्त कार्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी को उपयोगकर्ता की खोज पर त्वरित प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? इंटरनेट का ये कार्य कहलाता है। ठीक है, ये कार्य है इंटरनेट का क्या, कि विश्व की कोई भी जानकारी हो किसी भी क्षेत्र की, अगर उसको कोई खोज रहा है तो उसको तुरंत दिखाना, यही इंटरनेट का कार्य है। ठीक है, और उसके साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करना, ये भी इंटरनेट का कार्य आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं? कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में प्रमुख देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है मुख्यतः, लेकिन और देखें तो प्रमुख अंग कंप्यूटर में डेटा होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है और गाइडलाइंस एवं विधियां होती हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग पूछ रहा है, तो कंप्यूटर डेटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रयोगकर्ता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, गाइडलाइंस एवं विधियां, ये सब क्या हो जाएंगे? ये कंप्यूटर सिस्टम के अंग हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार हैं? तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के देखिए 3 प्रकार, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कई भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लिख देंगे जो मुख्यतः है वह है ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस, ये हो जाएगा कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 64 है, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो रेडियो द्वारा नियमित रूप से विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं के छात्रों के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो द्वारा प्रसारित इसको ही शैक्षिक रेडियो की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो रेडियो द्वारा जो भी नियमित रूप से विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? शैक्षिक रेडियो कहा जाता है। ठीक है, इसको तो समझ रहे होंगे आप, आसान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 65 है, स्मार्ट क्लास से क्या अभिप्राय है अथवा स्मार्ट कक्षाओं से आप क्या समझते हैं? परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो स्मार्ट कक्षाओं से हमारा तात्पर्य उस नवीन शिक्षण प्रक्रिया से है जहां शिक्षा प्रदान के लिए किसी विद्यालय भवन की कोई जरूरत नहीं होती है। यहाँ तो मात्र नए नए तकनीकी साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान कराई जाती है। इस शिक्षा के माध्यम से यथा फोन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा है वह प्रदान की जाती है। जैसे आप अभी जो क्लास ले रहे हो, ये आपका क्या है? ये स्मार्ट क्लास है, जिसमें आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप के द्वारा इस क्लास को पढ़ पा रहे हो। ये क्या है? आपका स्मार्ट क्लास है। और यही आपको यहाँ पे लिख देना है। जो टेक्नोलॉजी के तकनीक के मदद से जो सुदूर कहीं पे क्लासेस होती हैं उसको देख पाना, ये क्या होता है? स्मार्ट क्लास होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, सूचना के कोई 2 गुण बताइए। तो पहले ही हमने देखा, इसमें शुद्धता होती है, अर्थपूर्णता होती है
मतलब ये सूचना जो होती है ये शुद्ध होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है, और प्रिसाइज होती है, कम से कम में होती है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सूचना के गुण है, ठीक है, और अधूरी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने प्रश्न संख्या 66 तक देख लिया। उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 66 तक सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तुरंत के तुरंत। और अभी इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और इस क्लास को फिर आगे हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगभग 36 प्रश्न डिस्कस कर लिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास समझ में आई या नहीं, यस लिख करके कमेंट करिएगा। और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक कर क्या रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अधिक से अधिक आपको शेयर करना है क्लासेस को और सभी को बताना है कि कंप्यूटर का जो नया राजन सीरीज है वह आ गया है और उसको कंप्लीट करा दिया गया है पढ़ा करके हमारे द्वारा आसान भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग शेयर करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, सभी विषयों की तैयारी बेहतर रखिए। सभी विषय आपको चैनल पर पढ़ाए गए हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है ऐप का। ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप में आपको कोर्स मिल जाएगा 3rd सेमेस्टर का, वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगे। कम समय में आप अच्छी पढ़ाई वहां से कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।